बलोचिस्तान खातून और मर्द के बेईमाना कत्ल की वायरल वीडियो के हवाले से तमाम तर तफसीलात जो बावसूख जराए से हम तक पहुंची हैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखेंगे। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें बलोचिस्तान के इलाके में एक खातून को 18 से 20 अफराद की जानिब से मौत के घाट उतारा जाता है और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है। नाज़रीन, उस वायरल वीडियो में जो खातून मौजूद है जो इसको गोलियां मार के हलाक किया जाता है उसका नाम बानो बीबी बताया जा रहा है और इसका ताल्लुक जो है सातिकजई कबीले से था और ये शादीशुदा थी और इसके 5 बच्चे हैं, 4 बेटे और 1 बेटी जो है इनकी औलाद है। और बताया जा रहा है कि जो इनका सबसे बड़ा बेटा है उसकी उम्र तकरीबन 16 से 17 वर्ष है और जो इनका सबसे कम उम्र बच्चा है उसकी उम्र तकरीबन 2 से 2.5 साल बताई जा रही है। इस वायरल वीडियो में इस खातून के साथ जिस दूसरे लड़के को कत्ल किया गया उसका नाम एहसानुल्लाह बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि एहसानुल्लाह भी शादीशुदा था। इस वायरल वीडियो के बाद पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच जाता है और पूरे पाकिस्तान ने उस खातून और उस मर्द की तकलीफ को महसूस किया। उसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, एक प्रेशर बिल्ड हुआ तो वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने नोटिस लिया और रिकॉर्ड टाइम में तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया और बाकी की गिरफ्तारी के लिए अभी भी ऑपरेशन जारी है। आज के इस व्लॉग में इंशाल्लाह तफसीली तौर पे तमाम हकायक जो एक बावसूख ज़राए से हम तक पहुँचे हैं और एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी ने, एक ज़िम्मेदार सोर्स ने हम तक पहुँचाए हैं, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये जो वीडियो वायरल हुई जिसमें एक खातून को बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा था और उस वीडियो में हमने देखा कि 18 से 20 बेगैरत इंसान थे जो एक खातून को इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर रहे थे। ना सिर्फ कत्ल कर रहे थे बल्कि अपनी मर्दानगी की तस्कीन के लिए उनकी मैयतों को भी गोलियां मार रहे थे, बल्कि इस पूरे अमल को मोबाइल पे रिकॉर्ड करके बल्कि सोशल मीडिया पे वायरल भी किया गया। मामला कुछ इस तरह से है कि ये जो अफसोसनाक वाक़या है जिसकी वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई ये तकरीबन 2 माह पहले का है। ईद से पहले तकरीबन 3 या 4 दिन पहले की बात है। गालबन ईद 6 या 7 जून की थी। ये 4 जून का वाक़या है जब इस मर्द और औरत को डिगारी के मुकाम पे ले जाके इस अंदाज में गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। और इस कहानी का आगाज़ इस वाक़े से तकरीबन 1 साल पहले होता है और वाक़े का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। बानो बीबी जो कि शादीशुदा थी और इनके नूर मोहम्मद जो इनके शौहर हैं उनके साथ 5 बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे की उम्र जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 16 से 17 वर्ष है और जो सबसे कम उम्र बच्चा है उसकी उम्र 2 से 3 साल बताई जा रही है। बानो बीबी उनकी अपनी उम्र के हवाले से जो हमें बावसूख ज़राए ने बताया कि उनकी उम्र तकरीबन 40 वर्ष से ज़ायद थी, मतलब कि 40 से 42 साल की उनकी उम्र थी। और होता कुछ इस तरह से है कि बानो बीबी के जो अपने शौहर थे वो अपनी को ज़ाती मसरूफियात और काम की मसरूफियात की बायस घर में बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं रहते थे। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि बहुत से लोग काम के घर से मुख्तलिफ ममालिक में चले जाते हैं या मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं या अपनी मसरूफियत के बायस अपने घर बहुत अरसा दराज के बाद ही चक्कर लगाते हैं। तो मामला कुछ इस तरह से थे कि बानो बीबी के जो शौहर थे उनकी मसरूफियत के बायस वो घर में मौजूद नहीं होते थे और उनकी गैर मौजूदगी में बानो बीबी की जो कुर्बतें हैं वो उनके हमसाए एहसानुल्लाह के साथ बढ़ती है जो कि जिनका ताल्लुक समलानी कबीले से था। मतलब कि जो बानो बीबी थी उनका ताल्लुक सतकजई कबीले से था, जबकि जो एहसानुल्लाह था जो कि उनके हमसाया था जिनके साथ उनकी कुर्बतें बढ़ी उनका ताल्लुक समलानी कबीले से था। अच्छा नाज़रीन, जब ये वीडियो वायरल हुई तो फौरी तौर पे जो सोशल मीडिया पे जो है इस हवाले से ख़बरें आई जिनमें मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जो सोशल मीडिया पे नाम चल रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा हकीकत नहीं है, वो तस्दीकशुदा नहीं है। जिसमें शीतल नाम चलता रहा या ज़र्क नाम चलता रहा या पहले ये बताया गया कि शायद ये कोई मोहब्बत के निकाह की कहानी थी या ये कोई नौबेहता जोड़ा था। तो आज जो बावसूख ज़राए ने बताया तो ये कोई मोहब्बत के निकाह की कहानी नहीं थी, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी थी। मतलब कि जो बानो बीबी थी वो नूर मोहम्मद की जो है वो ज़ौजा थी, उन्हीं के निकाह में थी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में एक जो है उनकी कुर्बतें बढ़ती हैं एहसानुल्लाह के साथ जो कि उनका हमसाया था। अब जब इनकी कुर्बतें बढ़ती हैं तो उसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि हमें अपने घर को, अपने इलाके को छोड़ के भागना है और ये लोग ऐसा ही करते हैं कि एहसानुल्लाह और बानो बीबी अपने घर को छोड़ के, अपने इलाके को छोड़ के वहाँ से फरार हो जाते हैं और तकरीबन 3 माह एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। अच्छा, कबायली इलाकों में एक रवायत चलती है जो कि हम तो इसको बहरहाल गैर कानूनी समझते हैं, लेकिन चूंकि जो हमें जो सहाफ़ी इस हवाले से तमाम तर जो है वो चीज़ें बता रहे थे वो ख़ुद भी मुकामी हैं, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ के जो निज़ाम के हवाले से बता रहे थे कि यहाँ पे एक कबायली सिस्टम है और यहाँ पे जिरगा लगाया जाता है और नॉर्मली यहाँ पे अगर कोई लड़का किसी भी खातून को भगाता है तो यहाँ की रस्म रवाज रवायत ये है कि उस कपल को, उन दोनों
लोगों को इलाका बदर कर दिया जाता है। अगर वो इलाके में वापस आते हैं तो फिर जो भी हमारी रवायात के मुताबिक जो भी सजाएं होती हैं वो उन्हें दी जाती हैं। अब होता क्या कि जब बानो बीबी और एहसानुल्लाह अपने इलाके को छोड़ के वहाँ से फरार हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ तकरीबन 2 से 3 माह ज़िंदगी बसर करते हैं, तो बानो बीबी को एहसास होता है कि ये मर्द भी उसके लिए ठीक नहीं है। और बताया जा रहा है कि इन 3 माह में ये दोनों एक दूसरे से उकता जाते हैं, बल्कि एहसानुल्लाह की जानिब से बताया जा रहा है कि बानो बीबी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, जिस पर बानो बीबी तंग आके एहसानुल्लाह को छोड़ के वापस अपने इलाके में आ जाती हैं। लेकिन जब ये अपने इलाके में वापस आती हैं तो ये अपने शौहर के घर नहीं जाती, बल्कि अपने वालिदैन के घर जाती हैं या अपने किसी अजीज़ व अकारिब के घर जाती हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने बच्चों को घर छोड़ के एहसानुल्लाह के साथ इस इलाके को छोड़ के चले गई थी। अब उनके शौहर जो नूर मोहम्मद हैं वापस इलाके में आते हैं, फिर बानो बीबी और उनकी मुलाकात होती है आपस में। जब गिले शिकवे होते हैं उसमें वल्लाहु आलम बानो बीबी ने उन्हें क्या बताया होगा कि मुझे भुला फुसला के ले गया या मुझे अगवा करके ले गया। तो नूर मोहम्मद बहरहाल उनकी तमाम तर शिकायत सुनने के बाद और अपनी शिकायत बताने के बाद तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हैं और एक दूसरे को दिल से माफ़ करने के बाद बानो बीबी को वापस अपने घर ले जाते हैं। मतलब कि बानो बीबी अपने शौहर के साथ अपने बच्चों वाले घर में वापस चले जाती हैं और दोबारा से ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है और वो उसी अंदाज में दोबारा से अपने जो है शौहर के साथ ज़िंदगी बसर करने लग जाती हैं। मसला कहाँ से जो है ख़राब होता है कि जब एहसानुल्लाह जिनके साथ बानो बीबी चले गई थी वो जो है कुछ तस्वीरें अहले इलाका के साथ शेयर करना शुरू करते हैं और फिर ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि मैं वापस इस इलाके में आ रहा हूँ, जिसकी वजह से जो सातकज़ई कबीला था वो बड़ा परेशान होता है और वो कहते हैं कि अगर ये शख्स जो हमारी इज़्ज़त को यहाँ से इस अंदाज़ में ले गया था और फिर किसी तरह हमारी जो है इज़्ज़त जो हमारी बहन बेटी थी वापस आई और ये शख्स दोबारा उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, कुछ तस्वीरें लोगों के साथ शेयर कर रहा है और दोबारा इस इलाके में आएगा, तो उन्होंने अपना इसको गैरत का मसला बना लिया। और जब एहसानुल्लाह वापस इस इलाके में आता है और अपने किसी अजीज़ के घर जाके वहाँ पर पनाह हासिल करता है, तो जो सातकज़ई कबीला था वो इस चीज़ से बड़ा जो है वो परेशान होता है और वो अपने कुछ लोगों के साथ असले के साथ जो है बताया जा रहा है कि 40 से 50 असला बरदार अफराद जो हैं वो इसके ऊपर हमला भी करते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों कबीलों की जानिब से बहरहाल वहाँ पे मुकाबला भी होता है, वहाँ पे तकरार भी होती है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाता। उसके बाद होता यह है कि एहसानुल्लाह जो कि अपने इलाके में वापस आ चुका था और वहाँ पे अपने किसी अजीज़ के घर पनाह हासिल की हुई थी, वो सातकज़ई कबीले के हत्थे चढ़ जाता है और जब वो उनके हत्थे चढ़ता है तो वो इसको लेके अपने कबीले के सरदार के पास जाते हैं, जिनके हवाले से बात की जा रही है कि शेरबाज उनका नाम है और वो भी इस वक्त ज़ेरे हिरासत है और आज उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस ने हासिल कर लिया है और अब उनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब एहसानुल्लाह को जब सरदार के सामने पेश किया जाता है तो बताया जाता है कि इसने हमारी कबीले की एक लड़की को घर से भगाया, फिर उस पर कुछ अर्सा जो है वो तशद्दुद जुल्म करता रहा और उसके बाद वो किसी तरह खतून जो है अपनी जान छुड़ा के वापस अपने शौहर के पास आई। अब वो अपने शौहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। ये उस खातून की ज़िंदगी तबाह करने के लिए दोबारा जो है वापस इस शहर में आया और जो कि कबायली इलाकों की रवायत है कि जो शख्स एक बार भाग जाता है किसी खातून को लेके या जो भी इंतहाई कदम उठाता है तो उसको इलाका बदर कर दिया जाता है, वो वापस उस इलाके में नहीं आ सकता। तो बहरहाल ये तमाम मामला सुनने के बाद जो वहाँ पे जो भी जिरगा था वो ये फैसला करता है कि एहसानुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया जाए, उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। अच्छा, जब एहसानुल्लाह को मौत की सज़ा सुनाई जाती है तो जो एहसानुल्लाह का कबीला था वो ये कहता है कि अगर आप सिर्फ एहसानुल्लाह को मौत की सज़ा सुनाएंगे या उस पर अमल दरामद करेंगे तो फिर हमारे कबीले की आपके कबीले के साथ दुश्मनी शुरू हो जाएगी और खून का बदला खून। आप हमारा एक शख्स मारेंगे तो हम उसके बदले आपका भी कोई शख्स मारेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी और हमारी दुश्मनी का आगाज़ ना हो तो फिर आप इस मामले के एक किरदार को जो है सज़ा मत सुनाएं, बल्कि इसके साथ जो दूसरा किरदार है जो उसके साथ यहाँ से भागी या उसके साथ इतना अर्सा ज़िंदगी बसर की, उसको भी इसी नौयत की सज़ा सुनाई जाए। वरना अगर आप एक शख्स को सज़ा देंगे तो फिर हम इसको दुश्मनी के तौर पे देखेंगे और हम दुश्मनी का बदला लेंगे और खून के बदले खून का बदला लेते हुए हमारे हाथ जो चढ़ेगा हम उसको मार देंगे। फिर वहाँ पे जो मुकामी जिरगे के जो लोग बैठे थे वो ये फैसला करते हैं कि सिर्फ एहसानुल्लाह को सज़ा नहीं दी जाएगी बल्कि इसके साथ बानो बीबी को भी जो है उसी नौयत की सज़ा दी जाएगी। और जब ये फैसला कर लिया जाता है तो बानो बीबी के जो शौहर नूर मोहम्मद है और इनका जो बड़ा बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल बताई जा रही है वो खुद भी अपनी एक राय रखता है, उनकी जानिब से बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात और इतराज़ जो है किया जाता है कि बानो बीबी चूंकि हमारे घर की इज्जत है और हम बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी दोबारा गुजार रहे हैं, हम उन्हें माफ़ कर चुके हैं, तो उन्हें बहरहाल ये सज़ा के साथ वो जो है वो मुतमईन नहीं थे। लेकिन चूंकि आपको पता है ये कबायली इलाका है, यहाँ पे जिरगा सिस्टम है, यहाँ पे तो घर का अगर कोई बड़ा फैसला कर दे तो बच्चियों को वनी कर दिया जाता है, जो कि इंतहाई गैर कानूनी है, इंतहाई गैर शरई है। लेकिन चूंकि ये कबायली इलाकों की रवायत है तो यहाँ पे तो घर के बुजुर्ग को छोड़ के बल्कि इलाके का
बल्कि कबीले का जो बड़ा बुजुर्ग था या जो सरदार था वो ये फैसला कर रहा था। तो अब पूरे इलाके ने और कबीले ने और सरदार ने जब ये फैसला सुना दिया, तो अब नूर मोहम्मद जो कि बानो बीबी का शौहर था उसके पास और उनके बेटे के पास अब कोई ख़ास वो जो है ताकत बची नहीं थी। तो अब उन्होंने इशारों का फैसला सुनते हुए फिर इसको जो है, जाहिर सी बात है कि उन्हें इस फैसले को मानने के अलावा उनके पास कोई और हल मौजूद नहीं था। उसके बाद बताया जा रहा है कि जब ये फैसला कर लिया गया उसके बाद 7 से 8 गाड़ियाँ जिनमें जो असला बरदार लोग थे, मुसल्लह अफराद थे, वो इन दोनों को गाड़ियों में बिठाते हैं और गाड़ियों में बिठा के फिर वो डिगारी का मुकाम जहाँ पे वो एक सुनसान जगह पे जाके इस जो है खौफनाक एक जालमाना जो है वाक़े को, इस जो है पूरे अफसोसनाक वाक़े को रचाया गया और इस बदबख्ती को रचाया गया। क्योंकि नाज़रीन देखें कि भले ये कोई नौब्याता जोड़ा होता, मोहब्बत की निकाह की कहानी होती, या फ़र्ज़ करें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी है, कहानी से उस वीडियो को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो एक जुल्म था, वो एक जुल्म की इंतहा थी, वो इंसानियत सोज वाक़या था। देखें कि रियासत के अलावा कोई शख्स इसको सज़ा और जज़ा का फैसला नहीं कर सकता। मतलब कि देखें, जब किसी भी इंसान के हाथ ये फैसले का इख्तियार आ जाए तो फिर वो इसी तरह की उल्टी सीधी हरकतें करेगा कि अगर एक को कत्ल करना है तो कबीले ने कहा नहीं, अगर आपने इसको कत्ल किया तो हम दुश्मनी कर लेंगे, तो साथ उन्होंने फिर दूसरी जो खतून उसके भी कत्ल का फैसला जो है वो सुना दिया। तो बहरहाल ये मामला थे। और फिर वो बता रहे कि जब उस मुकाम पर पहुंचे तो पहले बताया जा रहा है कि एहसानुल्लाह को मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद जो कि वायरल वीडियो है वो उसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ से वो आगाज़ हुई तो खातून उस वक्त एक साइड पे खड़ी हैं और उस वक्त वो एहसानुल्लाह को सज़ा दे चुके थे और वो खातून देख रही थी और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने पता था कि इसके बाद मेरे साथ इसी तरह का सलूक किया जाएगा। बहरहाल उस खातून की दिलेरी को, बहादुरी को सलाम है, सलूट है। उनकी दिलेरी को 100 में से 100 नंबर है, बल्कि 100 में से अगर 1000 नंबर देने पड़े तो आप 1000 नंबर उसकी दिलेरी को देंगे कि जिस अंदाज में बहरहाल वो अपनी मक्तलगाह में गई, जहाँ पे उसको पता था कि ये तमाम खबीस लोग, ये तमाम जालिम लोग अपने निशाने मुझ पर सीधे करेंगे, मुझे मौत के घाट उतारेंगे। जिस शेरनी की तरह, जिस जो है वो एतमाद के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो वहाँ पे अपनी मक्तलगाह पे पहुंची, वो हैरान कुन था। और उसने मुझ समेत पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया कि क्या कोई खातून इतनी भी दिलेर हो सकती है जिसको पता हो कि अभी चंद सेकंड्स बाद ये मुझे मौत के घाट उतार देंगे ये जालिम लोग। वो फिर भी अपने पैरों पे चल के उस निशान पर पहुंचे और पहली 2 गोलियां मिस होने के बावजूद वो ना वहां से भागी, ना वहां पे गिरी, ना वहां पे गिड़गिड़ाई। उसको पता था कि तकदीर अब मुझे यहाँ पे ले आई है और इन जालिम लोगों के सामने रोने का, गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। मैं हैरान हूं, अगर आप 1 मिनट के लिए अगर तसव्वुर करें कि अगर उस खातून की जगह अगर आप खुद को तसव्वुर करें तो आपको पता हो कि ये तमाम लोग मुझे मौत के घाट उतारने लगे हैं और पहली गोली भले मिस हो जाए तो आप उसकी आवाज़ से चौंक जाएंगे, आप उसकी आवाज़ से डर जाएंगे, बल्कि आप वहाँ से कोशिश करेंगे किसी तरह भाग जाएं, किसी तरह वहाँ पे बेहोश हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस अंदाज में आप पुरसकून खड़े नहीं रह सकते। तो इसलिए वो जो खातून इतनी पुरसकून अंदाज में अपने मौत को इतना करीब आता देख के भी इतनी पुरसकून खड़ी थी, तो इसलिए दिलेरी के नंबर तो बहरहाल उनके पूरे हैं। और बाद में इन खबीसों की जानिब से, इन जालमों की जानिब से उस खातून को मौत के घाट उतारा गया। 2 गोलियां पहले मिस होती हैं, तीसरी गोली उनकी गर्दन के करीब जाके लगती है और उसके बाद मुतअद्दिद फायर मारे जाते हैं। बताया जा रहा है कि बानो बीबी को 7 फायर लगे जबकि एहसानुल्लाह को 9 फायर लगे और इनके जो है हलाक हो जाने के बाद, इंतकाल हो जाने के बाद भी, इनके शहीद होने जाने के बावजूद इनकी मैयतों को वो जो है गोलियां मारते, वीडियोस बनाते रहे। और सबसे अफसोस की बात यह है कि 2 माह गुजर गए, ये जितने भी यहाँ पे 18-20 अफराद मौजूद थे, इन लोगों ने जाके अपने अजीज़ों कारब को, अपने दोस्त अहबाब को अपनी मर्दानगी की जो इन्होंने एक नई दास्तान रकम की उसके किस्से जाके ज़रूर सुनाए होंगे, ये वीडियो ज़रूर दिखाई होंगी, लेकिन किसी एक भी शख्स ने इस चीज़ की जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया कि वो जाके पुलिस में इसके खिलाफ कंप्लेन दायर करवाता, बताता कि इस अंदाज में कोई इंसानियत सोज वाक़या हो चुका है, इन जालिमों ने एक खातून को, एक मर्द को एक हजूम के सामने मौत के घाट उतारा है। लेकिन किसी ने इस चीज़ की जो है जिम्मेदारी महसूस नहीं की और ये वाक़या तब पाकिस्तान भर के सामने आया जब इन्हीं में से एक शख्स ने इन तमाम वीडियोस को अपनी मर्दानगी की दास्तान के तौर पे जब सोशल मीडिया पे लगाई और वो वायरल हो गई। और उसके बाद जब अवामी प्रेशर पे जो है एक प्रेशर बिल्ड हुआ अवामी तवज्जो के बाद, तो फिर वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इस पर नोटिस लिया। 11 अफराद की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस खातून को इसके भाई ने, अपने सगे भाई ने, जिसका नाम जलाल बताया जा रहा है, अपनी गाड़ी में बैठा के वो इस मुकाम पर लेके आया और फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि शायद उसी ने फायर करके इन्हें मौत के घाट भी उतारा। मतलब कि वो एक शख्स तो गोली नहीं चला रहा था, उस वक्त तो वहाँ पे जितने भी लोग थे, बहुत से लोगों के हाथ में असला मौजूद था और तमाम लोग अपनी मर्दानगी की जो दास्तान है वो रकम करना चाह रहे थे। और वहाँ पर ये तमाम बेगैरती, तमाम बदबख्ती बड़े चौड़े सीने के साथ जो है वो
रिकॉर्ड भी करवा रहे थे। तो बहरहाल अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें यह है कि जो कबीले का सरदार था शेरबाज सतकजई, उसको इस वाक़े के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जो ज़राए बावजूद ज़राए, ये बावसूख ज़राए की बात कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो वहाँ के मुकामी सहाफ़ी हैं और बड़े ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं, वो बता रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो शेरबाज सतकजई हैं, और अभी आज उन्हें कोर्ट से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। और उसके अलावा जो मुकामी मजिस्ट्रेट हैं उनकी जो है हुक्म के बाद जो है खातून और जो मर्द था उनकी कब्र कुशाई भी की जा रही है, और कब्र कुशाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास तस्वीरें भी आ चुकी हैं। अब बॉडी के सैंपल लिए जाएंगे और मजीद जो है इस पर फोरेंसिक रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी कि खतून की क्या आई थी और क्या मामला है, और मजीद इन्वेस्टिगेशन इस एतबार से बहरहाल चल रही है। एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, व्लॉग एक तो लंबा हो गया, उसकी वजह यह थी कि तफसील बहुत ज़्यादा थी, और मैं ये बार ये बताना चाह रहा था कि वजह भले जो भी हो, कहानी जो भी हो, मतलब कि भले वो नौब्याता जोड़ा था, पसंद का निकाह था, शादी थी, जो भी थी, या अगर जो कहानी ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला मामला भी हो, कत्ल किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। वो जो एक्ट था वो जुल्म था, और वो जो आपने जिस अंदाज में उस खातून को, उस मर्द को मौत के घाट उतारा, आपने जुल्म की एक नई दास्तान रकम की। इस पूरे मामले में वो दोनों मजलूम थे और आप तमाम अहबाब जालिम थे, और मैं रियासत से दरख्वास्त करूंगा इन तमाम अहबाब को जो है निशान इबरत बना दिया जाए, ताकि कल को कोई भी किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह का करने का सोचे भी ना। एक चीज़ जो आपको बतानी थी कि जिस मुकाम पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बताया जा रहा है कि ये नो गो एरिया है, जहाँ पे रियासत की रीट उस तरह से कायम नहीं है, और जहाँ पे नॉर्मली जो पुलिस है उस तरह से गश्त भी नहीं करती थी। और इसी वजह से जब ये मामला हो गया और बलूचिस्तान के जो सीएम है उनकी तरफ से प्रेशर पड़ा भी, फिर भी जो तफसीलात थी वो देर से इसलिए आ रही थी कि वहाँ पे जो है पुलिस को बहरहाल जाना भी एक टास्क था, और फिर जब ये पुलिस वहाँ पे पहुँची और फिर वहाँ पे जिस अंदाज में इन्वेस्टिगेशन की गई, तो आज जो हमारे पास तफसीलात पहुँची हैं ये बड़े बावसूख ज़राए से है, और ये बिल्कुल फैक्ट्स एंड जो हकीकत है उसके एन मुताबिक है। और एक चीज़ और जो शायद मैं पीछे बताना भूल गया, वो ये थी कि इस पूरे वाक़े को करने के बाद, वहाँ पे अपनी ये बदबख्ती बिखेरने के बाद, उनकी लाशों की बेहुरमती करने के बाद, इन वीडियोस को बनाने के बाद, लड़की को और इलाके में जाके दफनाया गया, और जो मर्द था उसको और इलाके में जाके दफनाया गया। और एहसानुल्लाह भी ऐसा नहीं है कि कोई नौजवान है या शादीशुदा नहीं था, एहसानुल्लाह भी शादीशुदा था, और उसके भी अपने बहरहाल बताया जा रहा है कि 3-4 बच्चे भी मौजूद हैं। अब बहरहाल दोनों की लाशों को निकाल के उनकी जो है वो बॉडी के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, और उन सैंपल्स को जो है एग्जामिन करके मजीद इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि रियासत इस केस को टेस्ट केस के तौर पे ले रही है, और बताया जा रहा है कि किसी भी शख्स को जो है इस केस से बच के जाने की इजाज़त नहीं होगी। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको निशान इबरत बनाया जाएगा, और बलूचिस्तान के जो सीएम हैं वो इस पूरे केस पे जो है खुद जो है इस पर नज़र रखे हुए हैं, और बताया जा रहा है कि जो मुकामी डीएसपी थे उनको भी इस केस के बाद वहाँ से हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ये वो तमाम तर तफसीलात थी। इस हवाले से जो भी सवाल आप लोग के ज़हन में आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि फ़र्दन तमाम अहबाब को जवाब भी दे सकूं। एक चीज़ फिर ऐड करना चाहूँगा कि नाज़रीन, भले ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या फ़र्ज़ करें कि ये कोई गैरत का मामला होता या कोई पसंद के निकाह का मामला होता, किसी भी शख्स को कत्ल करने का कोई भी जवाज़ काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है कि अगर किसी शख्स ने आपके साथ कुछ जुल्म कर दिया, कुछ ज्यादती कर दी, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। रियासत डिसाइड करेगी कि इसका ये जुर्म है या नहीं है, या इस जुर्म के इर्तिकाब के इवज इसको क्या सजा देनी है। कोई शख्स इसका फैसला नहीं कर सकता। बहरहाल कबायली इलाकों में ये अभी तक मौजूद है, जिरगा मौजूद है, और हम फिर इसमें देखते हैं कि कभी कभी ऐसी अजीबोगरीब सजा सुना दी जाती है जो इंसान की अक्लो शऊर मानने से भी इनकार कर दिया जाता है। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक हकीकत तो है, लेकिन इस पर बहरहाल रियासत को काम करने की जरूरत है। ये अब तक की तमाम तफसीलात थी, अपडेट्स थी। आप लोग हमें इस पे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।